हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? विकास, सिम्पा, संजय, रेखा, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पैसेज का ही सीरीज स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको मेंस का पेपर सॉल्व करवाया था पैसेज वाला, तो आपने देखा होगा कि पैसेज के टोन, टाइटल, इन्फरेंस, स्ट्रक्चर, ये सबसे एरर्स मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो ये जो सीरीज है ना, इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा कि मैम टाइटल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, टाइटल टोन कैसे पहचाना जाता है पैसेज का पढ़ने के बाद। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को ना, टाइटल डिसाइड करने में देख रही हूँ। थीम तो थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं, स्टाइल भी पता कर ले रहे हैं, टोन भी पता कर ले रहे हैं, बट बड़ा सा प्रॉब्लम है टाइटल, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट होते हैं। टाइटल, जब ये टाइटल वाला क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ना, हर वो स्टेटमेंट देते हैं जो पैसेज में बोला गया है। स्टूडेंट्स को लगता है कि पैसेज में तो ये भी बोला है, ये भी बोला है, ये भी बोला है, सब तो बोला ही गया है, तो ये भी टाइटल लग रहा है, वो भी टाइटल लग रहा है। टाइटल मतलब मेन पैसेज फोकस किस पे है, ठीक है? टाइटल का मतलब क्या है? कभी कभी हम टाइटल देख के ही पता कर लेते हैं ना कि पूरा चीज़ इसी पे बेस्ड है। तो जिस पे पूरा पैसेज बेस्ड है उसी से टाइटल बनाते हैं। वही चीज़ हम ऑप्शंस के साथ सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए। टाइटल में ज़्यादा दिक्कत होती है। टाइटल में चलो एक बार पहले पढ़िए इसको, ओके? उसके बाद विल डिसाइड द टाइटल। शुरू का मैंने कुछ करवा दिया आपको। हाल चाल मेरे शुरुआत से ठीक है। पढ़ के डन बोलना, साथ में पढ़ेंगे। पढ़ लिया है? मैं एक बार पूरा पढ़ा लूँगी ना, पूरा पढ़ाने के बाद मैं आपको ये वाला शीट प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपका मन करे तो आप बाद में भी टाइटल, टोन और वो सब वाला एग्जाम्पल, सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ही डन कर लिया है ना। चलो अब ये पढ़ो। ये एग्जाम का ही आया हुआ पैसेज है। मैं आपको पूरा पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपका डाला हुआ है कमेंट बॉक्स में ऊपर, टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। कूड़ा वाला आया है। ठीक इसी बैच के समय कूड़ा वाला आता है, आपके दिमाग का सारा कूड़ा उठाने के लिए और खाली करके पैसेज का टोन, टाइटल समझने के लिए। पढ़ लिया है ना? चलो चलो। प्री में पैसेज तो नहीं आता है, क्लोज टेस्ट आता है। ओके, तो पहले तो मेरे को एक बार बताओ, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगी। एक बार आप ट्राई करो। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? आपने नोकिया फोन का पूरा पैसेज है, आपने पढ़ा, इसका मेन थीम क्या है?
दे दिया सुर भी आपको। आज आपका एग्जाम है, आपको भर भर के मैंने आशीर्वाद दे दिया है। आंसर देना जरा। नोकिया's ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ पल्प मिल टू अ टेक्नोलॉजी लीडर। यही गलती कर बैठते हो ना। यही गलती, इसीलिए बड़ा मुश्किल है। ये जो इन्होंने टाइटल पूछा है ना, ये बड़ा, सॉरी, मेन थीम पूछा है, मेन थीम। ये सब ऑप्शंस ऐसा दिया है ना कि बच्चा को जबरदस्ती वो गलत करवा के ही आए। ओके, बच्चा का गलत करवा के ही आएगा ये। हाँ, बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सी ये होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं डोमिनेंस, कि नोकिया फ़ोन डोमिनेट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में नोकिया फ़ोन डोमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर पूरे पैसेज में नोकिया के डोमिनेंस के बारे में होता ना, कि नोकिया के आगे कोई फ़ोन नहीं है, बाद में बताया है ये आईफोन और वो सब एप्पल के आने से नोकिया का डाउनफॉल होने लगा, तो नोकिया का डोमिनेंस नहीं है मार्केट में, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है। नोकिया को जो स्ट्रगल करना पड़ा ये है स्मार्टफोन के साथ। ओके, रुको अभी मैं अच्छे से बताती हूँ। दूसरा, पहले ये बोलो कौन सा टाइटल दोगे, आपको लग रहा है कि कौन सा टाइटल इसके लिए बेस्ट है। तो जितना इजी लगता है ना टाइटल और वो सब बड़ा बता देना, उतना ही डिफिकल्ट होता है जब ऑप्शन सामने आ जाता है, तब डिसाइड करना मुश्किल होता है। नोकिया जर्नी ऑफ चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स। वेरी गुड। नोकिया की जर्नी में पहला पैराग्राफ में नोकिया की जीत के बारे में बताया है, दूसरे में नोकिया के चैलेंजेस जो आए। वेरी गुड। हाँ, तो चलो एक बार हम लोग पढ़ते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं, और एक दो लाइन नहीं भी समझ में आए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहे हैं नोकिया अ फिनिश मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैज़ हैड अ रिमार्केबल जर्नी। नोकिया की जो जर्नी है, यात्रा है, ये बहुत शानदार रही है इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में नोकिया ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, इसकी जर्नी बहुत अच्छी रही है। जो 1865 में ये नोकिया को फाउंड किया गया था एज अ पल्प मिल। पहले ये पेपर पल्प मिल था, लेकिन धीरे धीरे ये चेंज हो गया टेक्नोलॉजी में, ये एक टेक्नोलॉजी जाइंट बन गया। ओके, 1960s में व्हेन इट वेंचर्ड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। पेपर पल्प मिल से स्टार्ट हुआ था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक में आया तो एक बहुत बड़ा सुपर पावर टाइप से बन गया, टेक्नोलॉजी जाइंट बन गया। अर्ली 80s में नोकिया ने मेड इट्स मार्क, मतलब नोकिया ने अपनी पहचान बनाई मोबाइल की दुनिया में, मोबाइल मार्केट में, और बहुत फर्स्ट हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइसेस बनाए। थ्रू आउट 1990s एंड अर्ली 2000 में नोकिया डोमिनेट कर रहा था मोबाइल, सबके पास नोकिया का फ़ोन हुआ करता था, मोबाइल इंडस्ट्री में ना डोमिनेट कर रहा था, इसके आगे कोई नहीं था। और इसकी जो छवि थी प्रोड्यूसिंग, ये बहुत रिलायबल, लोगों को लगता है कि जो नोकिया का हैंडसेट होता है ना, बहुत भरोसेमंद है और टिकाऊ है, ठीक है। इट्स आइकॉनिक, नोकिया का एक ट्यून था, ओके, जो मोबाइल कम्युनिकेशन वर्ल्ड में मतलब एक आइकॉनिक बन गया। नोकिया का एक रिंगटोन हुआ करता था ना, ठीक है। तो पहले, ओके, पहले वाले लाइन में पूरा नोकिया के बारे में अच्छा अच्छा बोला है, नोकिया कैसे शुरू हुआ, पल्प इंडस्ट्री से ये हुआ। और पल्प इंडस्ट्री, अब देखो नोकिया पल्प इंडस्ट्री मिल था, फिर जाके टेक्नोलॉजी में आ गया। इन्होंने ना बस यहाँ पे बोल के ख़त्म कर दिया है कि नोकिया स्टार्ट तो हुआ था पेपर मिल की तरह, फिर नोकिया टेक्नोलॉजी में आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि पूरा बढ़ा के बोला है, मतलब नोकिया की पूरी जर्नी बताई है कि कैसे कैसे पल्प से निकल कर वो टेक्नोलॉजी में आया, ये एक दो लाइन में बोलकर ख़त्म कर दिया है। तो ये इसका टाइटल नहीं हो सकता। नोकिया का एक अलग रिंगटोन हुआ, नोकिया के बारे में अच्छा अच्छा बोला, और फिर बोला है नोकिया सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज अ पायनियर इन स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। इनका टेक्नोलॉजी मतलब एक पायनियर था, शुरुआत इन्होंने ही किया था। हाउएवर, यहाँ तक तो नोकिया के बारे में अच्छा अच्छा बोला है, हाउएवर आ गया, अब सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, ठीक है। हाउएवर, यहाँ से देखो, हाउएवर विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन के आने से, जैसे एप्पल आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस के आने से लेट 2000 में नोकिया को बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ा।
नोकिया रिलक्टेंट था। रिलक्टेंट का मतलब है हिचकिचाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो समय के साथ अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। तो आप जितना भी डोमिनेंट हो, लेकिन समय के अनुसार तो आपको बदलना होगा ना, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, बहुत पीछे रह जाओगे। तो नोकिया को लगता है कि मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, बट वो हिचकिचा रहा था। वो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा था एंड अ मॉडर्न ऐप इकोसिस्टम, और इसी वजह से इसका मार्केट शेयर धीरे धीरे गिरने लगा। मतलब गिर गया, डिक्लाइन हो गया। ओके, पायनियर का मतलब है शुरुआती। इन 2014 नोकिया डिवाइसेस एंड सर्विसेज डिवीजन, अब 2014 में नोकिया को अक्वायर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। अपने आप को बदल नहीं पाया तो, और ये सब स्मार्टफोन्स की एंट्री हुई, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को एक्वायर कर लिया। और हाल फिलहाल में नोकिया हैज़ री इन्वेंटेड इटसेल्फ एज अ लीडर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के एक्वायर करने के बाद इन्होंने अपने आप को फिर से री इन्वेंट किया है इन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस किया है 5G टेक्नोलॉजी पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड नेटवर्क सर्विसेज। द कंपनीज रिच हिस्ट्री, नोकिया का जो इतना अच्छा हिस्ट्री रहा है एंड स्पिरिट ऑफ इनोवेशन कंटिन्यू टू ड्राइव इट्स एंडेवर्स एफर्ट्स, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, हिचकिचाना, नॉट रेडी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इसका मेन थीम ये थोड़ी है कि नोकिया का 5G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में नोकिया का जो करंट फोकस है ये तो थोड़ा सा बता दिया है। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसेज 5G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि आप थीम बना दोगे। पहले क्या करो, आपको दिक्कत हो रही है ना तो कोशिश करो कि मैं अपना 2 ऑप्शंस को छांट लूँ। ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं बोला, पूरे पैसेज में थोड़ी हिस्ट्री बताया है कैसे कैसे नोकिया पल्प इंडस्ट्री से टेक्नोलॉजी में आया। ऐसा तो पूरा हिस्ट्री बताया नहीं, एक लाइन में बोल के ख़त्म किया। अब आपका कन्फ्यूजन 2 तो हट गया, अब आपका कन्फ्यूजन ना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होगा। तो आपको लगेगा आपका आंसर, आपको अपना आंसर 3 भी लग सकता है। ठीक है, आपको अपना आंसर 3 भी लग सकता है। ओके, और आपको आंसर 2 भी लग सकता है। यहाँ हमारा बच्चा फंसेगा। ओके, 2 और 3 दोनों में फंसेगा। तो लगेगा कि नोकिया का डोमिनेंस, नोकिया कैसे मार्केट में नोकिया का डोमिनेंस है, लेकिन पूरे पैसेज में ना नोकिया के डोमिनेंस के बारे में नहीं बोला गया। ठीक है, पूरे पैसेज में नोकिया का डोमिनेंस थोड़ी है, नोकिया के स्ट्रगल्स है। ठीक है, कैसे ये सब होने के बावजूद नोकिया स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रगल कर रहा था। आंसर इज 2। नेक्स्ट, इसका टाइटल क्या दे सकते हो? इवोल्यूशन ऑफ नोकिया पल्प से, ये तो है नहीं। न्यू इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में जो नए नए आविष्कार और बदलाव हुए, यहाँ तो टेक्नोलॉजी में भी पूरा पैसेज ना नोकिया पे है। तो हम तो ये हटा देंगे, हम तो नोकिया की, टेक्नोलॉजी में तो कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ फ़ोन की बात हो रही है और फ़ोन में भी नोकिया की बात हो रही है। तो इसी दोनों में से कौन सा होगा? नोकिया पायनियरिंग नहीं, नोकिया पूरे पैसेज में देख रहे हो, बेस्ट फिट्स में टाइटल क्या है? नोकिया का पॉजिटिव नेगेटिव बोला है ना। नोकिया पहला पैराग्राफ में तो नोकिया ने कैसे डोमिनेट किया, और बाद में स्मार्टफोन के आने से तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, अब्राहम लिंकन वाला पढ़िए, इसको पढ़िए, आपको टाइटल और वो वाला सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये सब में ना थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होता है, इंटरेस्ट से करोगे हो जाएगा। पढ़ लिया ना। नेक्स्ट,
अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन के से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बहुत लेट से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, बहुत ज़्यादा उम्र में उनको सक्सेस मिला था, इसलिए लगे रहना है। पढ़ के डन बोलना है। डन, ओके। पहले एक बार आप ट्राई करो। What tone does the passage adopt when describing Abraham Lincoln? अब्राहम लिंकन को जो डिस्क्राइब करते समय क्या लग रहा है, पैसेज का टोन क्या लग रहा है? इमेंसिपेट करना मतलब गुलामी से मुक्त करना। इसका मैंने बताया था ना, इसका ईमान अच्छा है, इसको मुक्त करो। क्या लग रहा है? एडमायरिंग। हाँ, अब्राहम लिंकन के बारे में अच्छा बोला। दूसरा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज का थीम क्या लग रहा है? इब्राहिम लिंकन का इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन हिस्ट्री, इब्राहिम लिंकन का स्ट्रगल एंड एजुकेशन के बारे में, लेगेसी ऑफ इब्राहिम लिंकन्स लीडरशिप और द सिविल वॉर एंड स्लेवरी, गुलामी का अबॉलिशन। बहुत अच्छा। हाँ, थ्रू आउट प्रेसिडेंट बनने के दौरान, इब्राहिम लिंकन के लीडरशिप के दौरान क्या क्या हुआ। वेरी गुड, चलो अच्छी बात, दोनों आंसर करेक्ट है। चलो आ जाओ। इब्राहिम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वॉज अ मैन ऑफ हम्बल बिगनिंग्स, बहुत विनम्र व्यक्ति थे। ओके, जो वॉज अ मैन ऑफ हम्बल बिगनिंग्स और हु रोज टू बिकम इंडिया अमेरिका का मोस्ट आइकॉनिक लीडर्स। ठीक है, 16 प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन के लीडर बन गए। बॉर्न इन अ लॉग केबिन, ठीक है, एक केबिन में इनका जन्म हुआ था। इतने में ही एक्सपीरियंस बहुत सारे दुख दर्द, हार्डशिप सामना करना पड़ा उनको, बहुत अच्छा एजुकेशन भी नहीं मिला था। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद ही वॉज एन एविड रीडर। एविड का मतलब है बहुत एंथुजियास्टिक, वोराशियस, पढ़ने लिखने का उन्हें बहुत शौक था, रीडर थे। एंड लार्जली सेल्फ टॉट, ओके, बहुत सारी चीज़ अपने से वो अपने आप को सिखाते थे। लिंकन्स का लाइफ टुक अ सिग्निफिकेंट टर्न, इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न, बदलाव आया जब वो पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं और उनको सीट मिलता है, सीट जीतते हैं लेजिस्लेचर में। हिज एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब है क्लैरिटी, जो लोग बहुत क्लियरली बोलते हैं, एंड मॉरल इंटीग्रिटी के उन्हें आगे प्रोपेल किया। प्रोपेल करना मतलब स्टिमुलेट, एनकरेज किया, ठीक है, फर्दर। और 1960 में उनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ टमल्टुअस, उस दौरान बहुत उथल पुथल थी। टमल्टुअस बताया है ना, टमाटर का प्राइस इधर उधर होता है तो उथल पुथल हो जाता है। उस दौरान उनको अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना गया, जब अमेरिका के पॉलिटिक्स में डिसऑर्डर, केओस, उथल पुथल था। जस्ट बिफोर द आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर, सिविल वॉर के शुरू होने से पहले उनको वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है। यस, एविड इज एंथुजियास्टिक, वोराशियस। फिर बताया, पहले तो इन्होंने उनका पूरा बताया कैसे कैसे किया। अब देखो, थ्रू आउट हिज प्रेसिडेंसी, थ्रू आउट उनका जब प्रेसिडेंट वाले करियर में, कार्यकाल में, लिंकन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। स्ट्रगलिंग टू प्रिजर्व द यूनियन एंड अबॉलिश स्लेवरी, ठीक है, उनको बहुत सारा, उस समय गुलामी, स्लेवरी सिस्टम था, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस से का सामना करना पड़ा। गुलामी वाली प्रथा को वो हटाना चाहते थे। उनका अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब है अडिग, ओके, फर्म, उनका दृढ़ डिटर्मिनेशन और रिमार्केबल लीडरशिप नेशन को अंधेरे से निकाला, ओके, अंधेरे से निकाला। और उसका सबसे इंड्योरिंग लेगेसी वाज द इमेंसिपेशन। इमेंसिपेट करना मतलब उसका ईमान अच्छा है, उसको बरी करो। गुलामी से मुक्त करने वाला जो प्रोक्लेमेशन आया था 1863 में, आगे बोला भी है ना, गुलामी वाला उनको झेलना पड़ा। विच पेव द पाथ फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इनके ये वाले
प्रोक्लेमेशन की वजह से, जो प्रोक्लेमेशन घोषित किया गया, डिक्लेयर, इस वजह से गुलामी को अब हमेशा के लिए हटा दिया गया। ओके, और सैडली इब्राहिम लिंकन्स लाइफ वाज कट शॉर्ट। उनको असैसिनेट कर दिया गया था, उनका मर्डर हो गया था 1865 में, जस्ट डेज आफ्टर द सिविल वॉर। सिविल वॉर स्टार्ट होने से पहले वो प्रेसिडेंट बने, और सिविल वॉर का एंड होने के कुछ दिन बाद उनको मार भी दिया गया था। मतलब उनका लग रहा है प्रेसिडेंसी वाला रूल कम ही था। ओके, हिज विजन ऑफ ए यूनाइटेड एंड इक्वल अमेरिका, उनका एक विजन था कि अमेरिका को यूनाइटेड और इक्वल बनाना है। कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन, आने वाले जनरेशन को उनकी ये विजन ने इंस्पायर किया, और उनको एक इंडेलिबल मतलब अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, फिगर इन द एनल्स। एनल्स का मतलब है रिकॉर्ड्स, इन द रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री में वो एक अमिट पर्सनालिटी थे। ओके, और हाँ, लॉग का मतलब होता है लकड़ी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, जहाँ पे रखा जाता है। इब्राहिम लिंकन का उस केबिन में जन्म हुआ। कहाँ चली? और फिर इन्होंने बताया व्हाट टोन डज द पैसेज। क्या आपको लग रहा है, डिटैच का मतलब है ना, डिटैच है मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है, यहाँ तो हमने इब्राहिम लिंकन पूरा पैसेज पढ़ के हमें इब्राहिम लिंकन के बारे में उदासीन वाली फीलिंग आ रही है, नहीं। ठीक है, एक मिनट देख लेना। क्रिटिकल का मतलब है कोई गलती, फॉल्ट वगैरह निकालना, नहीं। हम यहाँ पर इन्होंने इब्राहिम लिंकन के अचीवमेंट्स का गुणगान किया है। ऐसे ऐसे इब्राहिम लिंकन ने बहुत मुश्किल से पढ़ाई करके प्रेसिडेंट बने, तो हमें इब्राहिम लिंकन के लिए रिस्पेक्ट वाली भावना आ रही है। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रेवरेंशियल मतलब रिस्पेक्ट। फिर बताओ व्हाट इज द सेंट्रल थीम। मेन पैसेज का थीम क्या है? इब्राहिम लिंकन का अमेरिका की हिस्ट्री में इम्पैक्ट। इन्होंने देखा है जहां से पैसेज शुरू हुआ है, पूरे पैसेज में इब्राहिम लिंकन का लीडरशिप के दौरान क्या क्या हुआ है, इब्राहिम लिंकन का प्रेसिडेंसी पीरियड के दौरान क्या क्या हुआ है, पूरे उसके बारे में। ठीक है, सिर्फ सिविल और स्लेवरी के नहीं है, इब्राहिम लिंकन ने उस दौरान अपने लीडरशिप, अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। तो ये भी ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक और है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पैसेज। क्या टाइटल दे सकते हो? अच्छे से देखना, 2 ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है, 3 ऑप्शन भी कंफ्यूज करने वाला है। ये सब कंफ्यूज करने वाला है। एक मिनट। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब्राहम लिंकन का अमेरिका की हिस्ट्री पे, पूरा अमेरिका के इतिहास में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो अमेरिका का इतिहास तो बहुत बड़ा है। इब्राहिम लिंकन ने अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है, लेगेसी के दौरान क्या क्या हुआ, इब्राहिम लिंकन ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या किया, उसके बारे में। ये भी कंफ्यूज करने वाला है। लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ इब्राहिम लिंकन, ये भी हो सकता है। टाइटल बेस्ट वाला सब लग रहा होगा। इब्राहिम लिंकन का पॉलिटिकल जर्नी, उसकी लेगेसी जर्नी, अब देखो बहुत कंफ्यूज करने वाला है। जी बोल रहे हो, सब लग रहा है ना। लाइफ एंड इब्राहिम लिंकन की उपलब्धियां, देखो पहला हटा सकते हैं। आपकी लाइफ की उपलब्धियां, इब्राहिम लिंकन की लाइफ की उपलब्धियों में ना, खास करके पूरे पैसेज में बोला गया है उपलब्धियां उनके प्रेसिडेंट बनने के दौरान। ओके, इब्राहिम लिंकन ने क्या क्या हासिल किया है, तो क्या क्या हासिल किया इन्होंने, सबसे सटीक क्या बताया अपने प्रेसिडेंट जब वो थे उस कार्यकाल के दौरान, तो इसको तो आप छाट सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ इब्राहिम लिंकन ऑन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में इब्राहिम लिंकन का क्या, तो इन्होंने पूरे इतिहास की बात भी नहीं की है। पूरे इतिहास की, ये वाला इसीलिए हटाया ना, ये तो इसीलिए हटा है। पूरे इतिहास की बात थोड़ी की, जितना देर उनका कार्यकाल था उस समय की बात होगी। इब्राहिम लिंकन का पॉलिटिकल जर्नी एंड लेगेसी, अच्छा, पूरे इब्राहिम लिंकन का कैसे कैसे उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ, इस बारे में नहीं है। ये लग रहा है ना कि इब्राहिम लिंकन एक छोटे स्तर से
कैसे इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट तक पहुंचे, इसके पूरा है। फ्रॉम अ लॉग केबिन टू प्रेसिडेंट, इनकी पूरी जर्नी प्रेसिडेंट, उसके बारे में। सेकंड होगा, सेकंड। बी ऑप्शन के बारे में सबसे सटीक है बी। कैसे एक छोटे से जगह से जन्म होके उन्होंने प्रेसिडेंट का पद ले लिया। चलो आ जाओ। अरे ये अमेरिकन है, द हिस्ट्री ऑफ नेटिव अमेरिकन है यहाँ पे, ठीक है। अमेरिकन से टाइप नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ इस छूट गया है ना, पढ़ो पहले इसको। अब मैं थोड़ा सा पैसेज को लेंदी लेके आऊंगी। अरे मेंस अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी मैंने मेंस का टेस्ट लिया था, और मेंस के टेस्ट में बोला था कि जो हमारे पहले 5 रैंकर्स हैं उनको समुद्र मंथन अब वोकैबलरी का बुक फ्री मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ना 5 टेस्ट लिया था, तो 25 बुक्स में से ना 20 बुक्स तो करीब चला गया है। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एड्रेस वगैरह नहीं सेंड किया है, ठीक है। हम लोगों ने 25 में से 20 बुक्स तो डिस्पैच कर दिया है, जो बच्चों को मिल भी गया है, ठीक है। हम लोगों ने अपनी तरफ से फ्लिपकार्ट से डाला है, इन्फॉर्मेशन आ गया है। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एड्रेस वगैरह नहीं सेंड किया है, तो काइंडली टीम से कांटेक्ट करिए और एड्रेस वगैरह सेंड कर दीजिए कि आपको भी भेजा जा सके। पढ़ लिया है ना, नेक्स्ट। पढ़ के डन। डन, पढ़ लिया स्टूडेंट्स। ओके चलो, एक और पैराग्राफ। डन। ये जो अमेरिकन्स है, ठीक है, नेटिव अमेरिकन्स। चलो एक बार आप करो अटेम्प्ट, उसके बाद हम लोग करेंगे। व्हाट डज द पैसेज अडॉप्ट व्हेन डिस्क्राइबिंग, कौन सा टोन है नेटिव अमेरिकन्स को डिस्क्राइब करते समय, ठीक है। नेटिव अमेरिकन्स को डिस्क्राइब करते समय क्या टोन लग रहा है।
सी लग रहा है। अच्छा, सिंपैथेटिक लग रहा है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, आंखों से आंसू आ रहे हैं सबको। नेटिव अमेरिकन्स के बारे में डिस्क्राइब करते समय सहानुभूति आ रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं सबके, क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हैं। दिख रहे हैं भाई आंसू गिरते हुए सबके आंखों से। क्रिटिकल है, कुछ क्रिटिकल मतलब गलती वगैरह निकालना, जज करना। जो बी दे रहा है उसको बहुत पीटने वाला आंसर। डी दे रहा है इनडिफरेंट है, उदासीन है, हमें तो नेटिव अमेरिकन से कोई लेना देना नहीं है। आंसू, इमोशंस आ रहे हैं। यस, सत्यजीत हैज गिवन द एंड गौरव गिवन द करेक्ट आंसर। रिस्पेक्ट की भावना आ रही है। ओके, रेजिलियंस, उनका जो मुसीबत के समय में जो उन्होंने करेज दिखाई है, उनके लिए सम्मान वगैरह आ रहा है, आंसू गिर रहे हैं अमेरिकन्स के लिए। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज का सेंट्रल थीम क्या हो सकता है? इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, यूरोपियन के आने से नेटिव अमेरिकन्स पे क्या असर पड़ा? लॉस ऑफ नेटिव अमेरिकन लाइव्स, बीमारी की वजह से उनका जो लॉस वगैरह हो रहा था। नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस, द ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर नेटिव अमेरिकन राइट्स एंड रिकग्निशन। सेकेंड आ रहा है द लॉस ऑफ अमेरिकन का लाइव्स, बीमारी और कॉन्फ्लिक्ट में। पूरा थीम मुख्यतः किसके बारे में है? ए, इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन के आने से अमेरिकन पे क्या असर पड़ा? अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है, थीम में ही देख रही हूँ, थीम टाइटल में कंफ्यूज हो जा रहे हो, टोन वोन तो कर ही ले रहे हो। अच्छा, इनकी स्ट्रगल के बारे में है, अपने अधिकारों और अपनी रिकग्निशन को लेकर। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, पहले तो और क्वेश्चन है। कौन सा टाइटल दोगे पैसेज को पढ़ने के बाद? कौन सा टाइटल दोगे? दो जगह कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन सब दिया है इन्होंने। The struggle for recognition, Native Americans, the resilience of the Native Americans throughout history. बहुत कंफ्यूज करने वाला है। Yes, गौरव हैज गिवन द करेक्ट आंसर। अरे रुको बताती। एक बच्चा बोल रहा था ना कि मैम टफ वाला लाइए। अरे इजी टफ कुछ नहीं होता है, समटाइम्स छोटे छोटे पैसेजेस आ जाते हैं, ऑप्शंस टफ हो जाते हैं। ओके, तो ये लाइए वो लाइए, ठीक है, तो यही आंसर है। अब बताती हूँ क्यों। चलो अब देखते हैं, ध्यान दो मुख्यतः पैसेज किस में बारे में। द हिस्ट्री ऑफ नेटिव अमेरिकन्स इज़ वन ऑफ रिच कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है जो आप स्ट्रेंथ, ताकत मुसीबत के समय दिखाते हो। तो जो नेटिव अमेरिकन्स की जो हिस्ट्री रही है ना, मतलब नेटिव अमेरिकन्स काफ़ी मतलब रेजिलियंट लोग हैं। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेटिंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन सेटलर्स। यूरोपियन के आने से पहले ये सब नेटिव अमेरिकन्स की हिस्ट्री के बारे में बोला है कि हिस्ट्री बताता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रेजिलियंट और इनकी कल्चर बहुत डाइवर्स होते हैं। ओके, द इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस मतलब वहाँ के स्वदेशी लोग ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इनहेबिटेड अ वास्ट रेंज ऑफ, यहाँ पीपल्स का मतलब है राष्ट्र, ठीक है, तो इनहेबिटेड अ लास्ट उस रेंज ऑफ टेरिटरीज जहाँ उनके यूनिक ट्रेडिशन थे, यूनिक लैंग्वेज था, बिलीफ सिस्टम था। फॉर काउंटलेस अनगिनत जनरेशन तक नेटिव अमेरिकन्स लिव्ड इन हार्मनी, ठीक है, बहुत शांतिपूर्वक अपने लैंड में रहते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, जीवन यापन के लिए, नरिशमेंट के लिए, ठीक है। और दे डेवलप्ड इंट्रिकेट सोशल स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, और जो नेचर से उन्हें कनेक्ट करता था। तो पूरा नेटिव अमेरिकन्स की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है यहाँ।
ओके। दूसरा, हाउएवर, अब फिर से हाउएवर आ गया, सब चीज़ तो अच्छा अच्छा चल रहा था। हाउएवर द अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनिस्ट के आने से 15th सेंचुरी में, इसके पहले तो नेटिव अमेरिकन्स बहुत अच्छे से रह रहे थे, जीवन यापन और अपने नरिशमेंट के लिए फिशिंग, एग्रीकल्चर, कृषि वगैरह करते थे, खाने पीने के लिए सब। लेकिन इनके आने से ना, यूरोपियंस के आने के वजह से इनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस, बाधाएं आने लगी इनके लाइफ में। फोर्स्ड रिमूवल फ्रॉम एंसेस्ट्रल लैंड्स, इनको अपने पैतृक लैंड से रिमूव कर दिया यूरोपियंस ने, ठीक है। डिजीज एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन द ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ मिलियंस एंड डिसरप्शन ऑफ कल्चर्स, थोड़ा सा बताया है, ठीक है। बहुत सारे बीमारी, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना बहुत सारे लोगों का लाइफ, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए। ओके, डिस्पाइट इंड्यूरिंग सेंचुरीज ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब आपदा, इतने सालों तक, सेंचुरीज तक आपदा बर्दाश्त करने के बावजूद भी नेटिव अमेरिकन्स ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाया है, ठीक है। इन्हें इतना प्रताड़ित किया गया यूरोपियंस के द्वारा, इनको बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ा, बट फिर भी इन्होंने हिम्मत ना की। इन्होंने अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को बचा के रखा। Efforts to reclaim ancestral lands, revitalize languages and promote cultural awareness are integral to their ongoing story. ये सब यूरोपियंस ने आके इनका सब चीज़ ख़त्म किया, कल्चर वगैरह, बट फिर भी ये पूरे एफर्ट्स इन्होंने कोशिश की अपने लैंड को वापस लाने के लिए, अपने कल्चर एंड ऑल को रिवाइव करने के, ठीक है। हाँ, पैसेज का हिंदी सीखना है ना, सीखोगे तभी तो होगा। ओके, सीखोगे। टुडे, आज नेटिव अमेरिकन्स का एक बहुत बड़ा योगदान है टू द डाइवर्स टेपेस्ट्री ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है? कैरिकेचर। टेपेस्ट्री का मतलब होता है ना, किसी चीज़ का मतलब आप इमिटेशन कर रहे हो, नकल कर रहे हो खिल्ली उड़ाने के लिए, वाइल एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए सपोर्ट कर रहे थे, अपने अधिकार के लिए, अपनी पहचान के लिए, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर। तो ये टुडे अमेरिकन्स, नेटिव अमेरिकन्स कंट्रीब्यूट। तो आज जो आज अमेरिका में, अमेरिकन सोसाइटी में जो कुछ भी है, वो सब तो नेटिव अमेरिकन्स का ही योगदान है, ठीक है। और एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, एंड रिस्पेक्टिंग द हिस्ट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें सम्मान देना है हिस्ट्री एंड योगदान जो जो नेटिव अमेरिकन्स का रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन फॉर देयर लेगेसी, उन्होंने अपनी लेगेसी को बरकरार रखा, इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट रहे, मुसीबत के समय टूटना नहीं है, पूरा जी जान लगा दिया। अब देखो तो क्या लगा, देखो अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो बेचारा बन के बैठा है ना, तब उसके लिए आपको आंसू गिरेंगे, इनडिफरेंट तो नहीं है ना, उदासीन वाला पैसेज थोड़ी है। नेटिव अमेरिकन्स ने इतना फाइट किया, यूरोपियंस ने उन आने से उनको बहुत प्रॉब्लम्स था, बट वो भी टिके रहे। उनका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ले लिया गया था, उन्होंने पूरे कोशिश में थे, उन्होंने हार नहीं मानी, पूरे कोशिश कर रहे थे अपना खोया हुआ कल्चर, ट्रेडिशन और लैंड के लिए वो मेहनत कर रहे थे। ओके, तो उदासीन तो नहीं होगा, और कोई नेटिव अमेरिकन्स के बारे में ना कोई कमी या जजमेंटल नहीं निकाला जाए, और इमोशनल भी नहीं है भाई। नेटिव अमेरिकन्स अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें उनके लिए दुख थोड़ी हो रहा, हमारे अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट है, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपदा में भी वो सम्मान आ रहा है। कुछ के तो इतने आंसू गिर चुके हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, नेटिव अमेरिकन्स को लेकर कुछ बहुत इमोशनल हो गए। क्या है सेंट्रल थीम, क्या है? पूरे देखो, सेंट्रल थीम पैसेज का ये नहीं है कि यूरोपियन इम्पैक्ट। देखो इम्पैक्ट में ना, इम्पैक्ट का मतलब है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के आने से नेटिव अमेरिकन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इम्पैक्ट बोला है। तो इम्पैक्ट में गुड भी हो सकता है, इम्पैक्ट में बैड भी हो सकता है, लेकिन हमारे पैसेज में इन्होंने सोली बैड इम्पैक्ट पे फोकस किया, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो।
और ये नहीं है, ये बस थोड़ा सा बोला है ना कि लॉस ऑफ, ये थोड़ा सा बता दिया, डिजीज और लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, ये थीम थोड़ी है, इसी के बारे में थोड़ी बताया गया इतने लोग मारे गए, बेघर हो गए, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। और नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन और ये भी नहीं है, मतलब नेटिव अमेरिकन ने थ्रू आउट, पहले भी ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे, यूरोपियन के आने के बाद भी ये रुके नहीं, द ऑनगोइंग इनका स्ट्रगल जारी रहा अपने अधिकारों और रिकग्निशन के लिए। हाँ, वो कौन सा टाइटल दोगे? पूरे टाइटल में ना, पूरे टाइटल में इन्होंने रेजिलियंस दिखाया है, सिर्फ स्ट्रगल नहीं बताया है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, ओके, पूरे पैसेज में नेटिव अमेरिकन्स का स्ट्रगल बताया, तो आपको लगेगा कि मैम स्ट्रगल भी है और यहाँ पे रेजिलियंस भी है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रगल कर रहे हैं, नेटिव अमेरिकन रिकग्निशन के लिए जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस स्ट्रगल में अपना रेजिलियंस, अपना डिटर्मिनेशन, अपना दृढ़ निश्चय दिखाया है पूरा। लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे ना, लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने पूरा, खाली स्ट्रगल वो थोड़ी कर रहे हैं, ओके, उन्होंने पूरा अपना रेजिलियंस दिखाया है, अपने स्ट्रगल यहाँ पे दिया है ना, कहीं पे था, रिकग्निशन एडवोकेट कर रहे हैं, अपनी पहचान, अपनी कल्चरल, जूझ नहीं रहे हैं, स्ट्रगल नहीं कर रहे, सब प्रोटेक्ट करने के लिए ये लड़ रहे हैं, रेजिलियंस। तो हो गया, ये ऑप्शंस बहुत क्लोज है। चलो एक और कर लेते हैं। न्यू बैच क्या है? न्यू बैच क्या चाह रहे हो? हर मंथ में न्यू बैच आ जाए? क्या लग रहा है? अभी अभी 9 नवंबर को एक बैच आया है, तो चाह रहे हो कि सॉरी 9 अक्टूबर को आया है, तो चाह रहे हो कि एक 9 नवंबर को भी मैम ले आए? अभी सब न्यू बैच ही चल रहा है। कैसे पढ़ूं? आप पुराना बैच ज्वाइन कर लो, अभी 20-25 दिन हुआ है। कहाँ थे जब बैच स्टार्ट हुआ था? तो कुछ भी न्यू बैचेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, मेरे को तो खुद नहीं पता है कब स्टार्ट हुआ था। 9958358324 इनसे बात करिए। 9958358332 बना लिया है? कुछ लोग पिछले 5 साल से यूट्यूब पे कमेंट करते रह जाते हैं और उसी में से बच्चा निकाल के अपना गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, और कुछ तो 5 साल से यूट्यूब पे कमेंट ही कर रहे हैं। पढ़ लिया? पढ़ लिया। अच्छा, ये तो एक ही पैराग्राफ का था। हाँ, तो क्या लग रहा है पैसेज पढ़ के, क्या लग रहा है, क्या टाइटल दे पाओगे? इस पैसेज पे ना 4-5 क्वेश्चंस हैं, ओके, बट मैंने सिर्फ आपका टोन वाला ही लिया है। कोशिश करती हूँ कल से मैं थोड़ा सा लेंदी वाला लाती हूँ,
2-3 दिन इसको करेंगे, नहीं तो स्टूडेंट्स को देख रही हूँ बोर हो जाएंगे। आज तो काफ़ी सारे बच्चे करवा चौथ में बिजी होंगे। टीचर बिजी नहीं है, बट टीचर का स्टूडेंट सब करवा चौथ में बिजी है। क्या है मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स? हाँ, असरदार, प्रभावशाली। चलो यहाँ पे बोला है वी स्टार्टेड अवर रिसर्च, हमने अपना रिसर्च स्टार्ट किया। ओके, इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सीलेंस। कैसे स्टार्ट किया? बाय स्टडिंग अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक। हमने हल्का सा डिफरेंट टॉपिक की पढ़ाई करते हुए अपने रिसर्च को स्टार्ट किया। ये सब हिंदी समझना है। वी फिगर्ड, हमने ये अंडरस्टैंड किया, फिगर आउट करना मतलब समझना, that if we could learn by certain people were more effective than others, then we could learn exactly what they did, clone it and pass it to others. हमने ये चीज़ देखा ना कि क्यों कुछ लोग होते हैं कि जिसको जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। कुछ लोग बहुत चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं दूसरे के मुकाबले। अगर हम ये चीज़ समझ लेते हैं ना, तो वी कुड लर्न एग्जैक्टली कि आखिर वो इतने प्रभावशाली हो कैसे गए, उन्होंने क्या ऐसा किया। फिर हम उसकी क्लोनिंग करेंगे और दूसरों तक पास ओवर करेंगे। ठीक है। हाँ, वी आस्क्ड पीपल, हमने लोगों को बोला कि पहचानो कि हु दे थॉट वर देयर मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स। हमने इस रिसर्च में कुछ लोगों से बात की और बोला कि चलो मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है, कलीग मतलब जो आपके साथ काम करते हैं, ओके, कि कौन सबसे इफेक्टिव कलीग्स है। और इनफैक्ट ओवर द पास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों में वी हैव आस्क्ड ओवर 20,000 पीपल को बोला है कि पता लगाओ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन हु कुड गेट थिंग्स डन। बताओ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को कर सकता है, कोई भी जॉब वगैरह। वी वांटेड टू फाइंड दोज, हम उस इफेक्टिव लोगों को ढूंढना चाहते थे who were not just influential but who were far more influential than the rest। हम ढूंढना चाहते थे कुछ ऐसे लोगों को कि जो सिर्फ प्रभावशाली ही नहीं है बट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट। हमारा क्या करवा चौथ, आपको अभी आपकी उम्र नहीं है करवा चौथ सेलिब्रेट करने की, ठीक है, तो ज़्यादा आप वो सब पे ध्यान मत दो। क्या लग रहा है इस पूरे पैसेज में पता तो चल गया ना कि कैसे हम सबसे इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिव कलीग्स को करें। एक और कर लिया जाए। हाँ, करवा चौथ मानना है सही समय पे, सही समय पे। आपका सीजीएल ही आपका करवा चौथ है। वेरी गुड साक्षी। एग्जाम में इतने ज़्यादा लेंदी पैसेज कैसे सॉल्व करें? अभी तो मैं 2-3 पेज का पैसेज लाऊंगी। एक और कर लिया जाए, एक और कर लिया जाए। देखो क्या है इसके बारे में। इसमें पूछा है आपका टोन पूछ दिया है, एक पूछ दिया है टाइटल, आइडिया पूछ दिया है। हाँ चलो बनाओ, ये सब पे ध्यान दो। अगले करवा चौथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा करवा चौथ सेलिब्रेट करने का, सिलेक्शन हो जाएगा तो। अभी तो मैं थोड़ा बेसिक करवा रही हूँ। और इसी बात पे सेशन को लाइक करना, जाके पूरे यूट्यूब पे रुको, अभी मेरे को कुछ बोलने दो, अपनी तारीफ करने दो खुद से। जाके यूट्यूब पे पूरा ढूंढो, कोई भी इंग्लिश चैनल पे जाओ, पूरे यूट्यूब पे ढूंढिए, कहीं पे आपको इतना डिटेल में एग्जाम्पल के साथ अपनी तारीफ को टोन टाइटल वाला सेशन नहीं मिलेगा। ओके, इतना डिटेल में, क्योंकि मेरे को पता है ना कि ये बच्चा यहाँ पे नंबर खो रहा है। ओके, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा जिसकी इंग्लिश अच्छी भी है ना, वो टाइटल टोन में नंबर खो रहा है। तो मेरे को ना इसको 1-2 दिन में नहीं, इसका मेरे को सीरीज करवाना है, ताकि जब भी एग्जाम हो मैं एक परमानेंट, मैं चाहती तो इसको पेड बैच में डाल सकती थी, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, यूट्यूब वाले भी, क्योंकि पेड वाले तो यूट्यूब देख लेंगे ना, यूट्यूब वाले पेड नहीं देख पाते हैं, कि मैम टोन टाइटल में दिक्कत होती है, खास करके बैंकिंग वाले हो, ऐसा आजकल तो सब में आ रहा है। तो जब भी मेरे को ऐसा बोले ना बच्चा, अब मैंने बोला है अपनी टीम को कि जब मैं ये पढ़ा लूँगी तो इसको प्लेलिस्ट में डाल देना,
जहाँ पैसेज का प्लेलिस्ट बना है ना, ये पूरे सीरीज को डाल देना, टीम को बोला है, और पीडीएफ टेलीग्राम पे चला जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिए, जस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे ना तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। पीडीएफ दे दूंगी, एक बार अपने से भी पढ़ना। कर लिया मैंने अपनी तारीफ। हाँ चलो पढ़ो अब। कभी कभी अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए। इसी बात पे हमारे यूट्यूब वाले बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, अब पेड वाले तो करेंगे ही। आ गया एक शुभम कश्यप, जरा दिखाना तो कहाँ पे यूट्यूब पे पूरा डाला हुआ है, पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में अमन कश्यप कहाँ डाला हुआ है, दिखाना जरा मेरे को, भेजना स्क्रीनशॉट। यूट्यूब पे डन। नेक्स्ट, हर एग्जाम के पहले एक बार यहाँ से रिवीजन हो जाएगा और मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी। आपको लगेगा कि यूट्यूब पे टाइम वेस्ट हो रहा है दोबारा देखने में, तो मैं पीडीएफ डाल दूंगी आंसर के साथ। हो गया, चलो इसको मैं समझाऊंगी एक बार, करो इसको। क्या लग रहा है, टोन क्या लग रहा है, टोन क्या लग रहा है? टेक्निकल टोन लग रहा है। टेक्निकल नॉलेज मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया है, कुछ फैक्ट्स वगैरह। बायस्ड का मतलब होता है एकदम पक्षपात करना। बायस करने का मतलब है पार्शियलिटी करना। कुछ ऐसा पैसेज है ना जहाँ पे आप किसी एक चीज़ के साथ पक्षपात कर रहे हो। और सिनिकल का मतलब है सिनिक है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर ना फिकल, डाउटफुल है। सिनिक है थोड़ा सनकी टाइप, डाउटफुल, जल्दी किसी की बात पे भरोसा नहीं करता है। तो कितने सारे चैनल्स देखती हूँ ना, जब से चैनल शुरू हुआ है टीचर सिर्फ वोकैब ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ वोकैब ही पढ़ा रहे हैं। जब से चैनल शुरू हुआ है ना तब से वोकैब ही पढ़ते जा रहा है। बच्चा भी खुश है वोकैब पढ़ के, इतना ज़्यादा वोकैब पढ़ा है और एग्जाम में आ गया एक छोटा सा ट्रिवियल वाला मीन्स। वो वोकैब में बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो वो वोकैब ही पढ़ाएंगे, सिर्फ वोकैब ही पढ़ाएंगे। टोन टाइटल में ऋतिक बोल रही हूँ ना इतने एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, इतना बेसिक से इतने एग्जाम्पल्स के साथ। चलो ठीक है, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा। ह्यूमैनिस्टिक, मानव से रिलेटेड, मानववादी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस पैसेज में कौन सा पैसेज का सेंट्रल आइडिया मतलब थीम क्या है? वेरी गुड राखी। इस पूरे पैसेज में क्लाइमेट पॉलिसी के बारे में बताया गया। क्लाइमेट रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट पॉलिसी बनाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा इजी मतलब थोड़ा सा छोटा पैसेज करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी तक आपको टोन वगैरह का आइडिया कुछ हद तक हो गया होगा, 30-40% आइडिया हो गया होगा। थोड़ा सा लेंदी करेंगे और तो चलो एक बार इसको कर लेते हैं। हाँ, इन्होंने बोला है क्लाइमेट पॉलिसी, क्लाइमेट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाए जाते हैं, मस्ट नाउ पुट हेल्थ एट द सेंटर। जो भी क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ बनते हैं ना उसको हेल्थ को पे मेन फोकस करना है, हेल्थ को सेंटर में रखना है, मतलब हेल्थ पे फोकस करना है। एंड प्रमोट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज़। ओके, क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करना मतलब क्लाइमेट चेंज को थोड़ा कम करना, कंट्रोल में रखना।
policies that bring health benefits simultaneously. हेल्थ फोकस क्लाइमेट पॉलिसी, वो क्लाइमेट पॉलिसी जो हेल्थ पे फोकस है, वो हेल्प करेगा क्या चीज़ में? अ प्लैनेट दैट हैज़ क्लीनर, हमारे प्लैनेट पे साफ सुथरा हवा लाएगा, अबंडेंट एंड सेफर फ्रेशेबल एंड फूड भी मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर फूड सब मिलेगा। क्लाइमेट पॉलिसी अगर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बना है ना, तो ये सब हमें फ़ायदा होगा। मोर इफेक्टिव एंड फेयरर हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, एज अ रिजल्ट लोग हेल्दी होंगे। इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, अगर एनर्जी क्लीन एनर्जी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें हेल्थ में गेन्स मिलेगा। ओके, और इसका इन्वेस्टमेंट का भी दुगना फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने कोई चीज़ पे आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो इन्वेस्ट आपको रीपे कर रहा है, दोज इन्वेस्टमेंट ट्वाइस ओवर, जितना आपको इन्वेस्ट किया फ़ायदा उससे डबल हो रहा है आपको। ओके, एंड ये लास्ट करते हैं। देर आर प्रोवन इंटरवेंशंस एबल टू रिड्यूस emissions ऑफ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट pollutants। बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स है जहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट को पोल्यूट करने वाले को एमिशंस को रिड्यूस किया जाए। जैसे हायर स्टैंडर्ड्स, व्हीकल एमिशन लगाया है कि व्हीकल एमिशन का भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, पोल्यूशन हटाने के लिए व्हीकल्स पे भी थोड़ा एमिशन वो सब पे लगाया है, विच हैव बीन कैलकुलेटेड टू सेव अप्रॉक्सीमेटली, ये व्हीकल एमिशंस है ना, अप्रॉक्सीमेटली इतना मिलियन। जैसे अभी दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, दिल्ली का कुछ कुछ एरियाज तो 400 प्लस पोल्यूशन इंडेक्स में चला गया है। 2.4 मिलियन लाइव्स को बचाता है, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जा रहा है, एंड ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रूज 0.5 डिग्री से इम्प्रूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 2050 तक। ओके, तो चलो एक और कर लेते हैं। क्या लग रहा है, बायस तो नहीं है, सिनिकल डाउटफुल, सनकी वन की सिनिकल टाइप वाला पैसेज डाउटफुल वाला तो लग नहीं रहा। इन्होंने क्या बोला है, आपको लगेगा मैम ये टेक्निकल पैसेज है, टेक्निकल पैसेजेस में ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वाला पैसेजेस है। नहीं, इन्होंने मानव के हेल्थ, मानव का हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मानवता को ध्यान में रखकर हमें क्या क्या करना है मानव को बचाने के लिए, तो ह्यूमैनिस्ट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ये तो इजी है, पूरा क्लाइमेट पॉलिसी का तो इतनी दूर तक रखते हैं, ठीक है, अभी तो आगे बहुत सारा है, कर लेंगे। हाँ, मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा, देयर इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट। ओके, एक चीज़ मेरे को अचानक से ना वीडियो दिख गया यूट्यूब पे। मैंने मेरे स्टूडेंट, पता नहीं मेरे स्टूडेंट है कि नहीं मुझे नहीं पता है, अचानक से मेरे को यूट्यूब पे वो वीडियो दिख गया। इन्होंने, एक स्टूडेंट है, ओके, अब मेरे, वैसे तो आप लोग मेरी आइडेंटिटी एज ए टीचर हो और आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, अब पता नहीं वो मेरा स्टूडेंट है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, बट इसने बड़ा अच्छा रिव्यू किया है बुक का और मुझे खुशी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब ये बुक मार्केट में आया था तो कई बार क्या होता है कि बच्चे 2-4 दिन के अंदर ही रिव्यू देने लगते हैं, बेस्ट बुक, और ये तो सच्चाई है कि 2-4 दिन में आप बुक को पढ़ नहीं सकते हो। ये तो सिर्फ आप लोग को मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, ठीक है, आप लोगों को मेरे पे भरोसा है कि मैम जो बुक में दी होगी समंदर मंथन ऑफ वोकैब में अच्छी ही दी होगी, इस बेसिस पे, या जो मुझसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, नोट्स वगैरह देख के पता चल गया कि बुक अच्छी होगी। लेकिन एक बच्चा है, मुझे याद नहीं है क्या नाम, तो पता नहीं है, चैनल का नाम भी नहीं पता, अचानक मेरे को दिख गया, इस बच्चे ने इस बुक का रिव्यू देने के लिए ना पूरा 1 मंथ लगाया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये सब जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये सब जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं। जो बच्चा पूरा बुक आता है ना, तो उसको एक बार ऊपर स्टडी करने में, रटने में नहीं, पूरा देखने में, कुछ 490 पेजेस है ना, उसको रिव्यू करने में ना 1 मंथ लग गया। उसने बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इस बच्चे ने बड़ा जेन्युइन दिया है, अंधभक्त वाला नहीं दिया है, कि बहुत अच्छे से इन्होंने वो 1 मंथ का टाइम लेकर और बुक्स का जो भी हाईलाइट्स है बड़ा अच्छा से डिस्क्राइब किया है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ वो स्टूडेंट, अगर वो मेरे यूट्यूब चैनल देखते होंगे या कहीं से वो वीडियो जाए, तो हमेशा ना किसी को एकदम जेन्युइन गाइड करना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर नहीं हो जाएगा। अगर आप मुझे नहीं जानते हो, बुक वगैरह के बारे में नहीं पता है, तो उसने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लिखा है, बहुत अच्छे से दिया है, तो मुझे वो मेरा सबसे जेन्युइन रिव्यूअर लगा है। ओके, हाँ हाँ, राकेश आप बोल रहे हो, फिर भी मैम हम लोग कुछ देखकर आपसे पढ़े हुए हैं तो पता तो चल जाएगा, लेकिन बड़ा अच्छा से इसने बुक का दिया है। इसने बुक बोला है कि A to Z का तो मैम का इतना अच्छा वाला है ना, ये भी पढ़ लोगे तो सिर्फ यही पढ़ लो तो काम हो जाएगा।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका रिव्यू, तो मैं स्पेशली ना उस बच्चे को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, ठीक है। और और वो बीच बीच में बोल रहे थे कि गाइज मेरे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका वीडियो मुझे अचानक से दिख गया, इतना अच्छा से आपने रिव्यू दिया है ना, तो मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। और बाकी बाकी बच्चों को मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने जिस तरह से रिव्यू दिया, तो मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। बट मुझे याद नहीं है आपका चैनल का क्या नाम है, बस मैंने सब्सक्राइब वाला क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो ये समुद्र मंथन की बुक एक बार आप देखो, पढ़ो। इसमें देखोगे एक बार, अगर खरीदने से पहले किसी दोस्त वगैरह के पास है तो इस बुक को अच्छे से देखिए। इसमें भर भर के हिंदी भी है, बहुत अच्छे से हिंदी और वो सब में एक्सप्लेन किया गया। एक बुक है जो आपका पूरा वोकैब का काम निपटा देगा। अगर आपको पूरा वोकैब नहीं भी पढ़ना है, ए टू जेड भी पढ़ के चले जाओगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो स्पेशली थैंक्स बोलने के लिए मैंने उस बच्चे को ये दिया है। और चलो बैचेस के बारे में बता देते हैं। और एवरी डे ना बैच मत मांगा करो, हर दिन बैच थोड़ी आता है कि मैम आपका दूसरा बैच कहाँ कब आएगा। अभी पहला बैच को स्टार्ट हुए 1 मंथ नहीं हुआ है, तो कैसे मैं दूसरा बैच स्टार्ट कर दूंगी। आपको इसी बैच में एडमिशन लेना है। इससे खूबसूरत बैच इंग्लिश का कुछ हो ही नहीं सकता। 1999 का बैच है, इसमें 3 बैच है। इसी फीस में ग्रामर भी है, इसी फीस में वोकैब भी है, और इसी फीस में प्रैक्टिस भी है। इससे बेटर बैच आपको कहाँ मिलेगा। ओके, और डिटेल में आप पढ़ भी रहे हो, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है। और रक्षा आपको कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आपको तो मैंने बोला है, ठीक है, आपको तो मैंने बोला है ना, जिसने ई बुक खरीद लिया है, कोई भी दिक्कत हो रही है आप टीम से बात करो ना, वो आपको हेल्प कर देंगे। उन्होंने एक फॉर्म भी इशू किया है, ठीक है, एक फॉर्म भी इशू किया है कि जिसको दिक्कत हो रही है ई बुक अपडेट करने में, आप फॉर्म भर दीजिए, वो लोग कर देंगे। वो सब लगे हुए हैं। तो ये आपका 3 नीचे लिखा है ना, 3 in 1 बैच। 3 in 1 बैच का मतलब है एक बैच के फीस में आपको तीनों बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। मंडे से फ्राइडे वाला ग्रामर का बैच है, और जिसको सिर्फ वोकैब का चाहिए वो समुद्र मंथन ले लेगा, जिसको सिर्फ वोकैब में आती है। अब जो बच्चा समुद्र मंथन का बैच कर रहा है, अभी 1 बजे से समुद्र मंथन की बैच है, उसको तो लग रहा होगा ना कि ये बहुत जबरदस्त बैच है, याद करने वाला, रटवाने वाला बैच है वोकैब का। इसमें रूट वर्ड वगैरह से भी हो रहा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। ये 599 का बैच है, सिर्फ और सिर्फ वोकैब का, ठीक है। और जिसको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए ये बैच है, 799 का बैच है। 1 मंथ में तो मैंने थोड़ा सा बेसिक लेवल रखा। मैंने बोला था नवंबर स्टार्ट होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, दिसंबर में और लेवल बढ़ेगा। ओके, ये 3 मंथ्स का बैच है, ये सब प्रैक्टिस बैच है। 799 ये उसके लिए जिसने सब पढ़ लिया, स्कोर नहीं बन रहा। ओके, हाँ हो जाएगा राकेश, यूट्यूब से हो जाएगा। अरे ज्योति, ये सब ना आके जब आप लोग टीचर को सिखाने आ जाते हो ना कि मैम सारा क्वेश्चन लेके आइए, हमारा मोटिव तो समझना है, ये मेरे को भी पता है। और आप जाओ यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाना, मैंने पैसेज पढ़ाया हुआ है। आपका मोटिव तो ये है, लेकिन मेरे जो मोटिव है ना, मेरा जो सेशन का टाइटल है हाउ टू आइडेंटिफाई टोन, थीम, टाइटल, और वो तो ये वाला सिर्फ उसका है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज पढ़ना है, इधर मैंने 2 मंथ्स तक लगातार मेंस के बैच में पैसेज पढ़ाया, वो देखिए जिसमें 5-5 क्वेश्चंस है। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, A to Z इंग्लिश में, वहाँ भी पैसेज दिया हुआ है, और हर पे 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं आपका मोटिव समझ लिया मैंने, लेकिन आप भी तो मेरा मोटिव समझो ना, टाइटल थीम है। ओके, हाँ हो जाएगा, चलो एंड किया जाए एंड किया जाए। सब अपना अपना मोटिव लेके आते हैं, और मेरा मोटिव तो अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन है। तो एंड किया जाए। ओके, और कुछ भी दिक्कत हो, पहले तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऊपर पिन किया हुआ है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप जुड़ जाना है। और ये वाला देखो, ई बुक के बारे में बताना था ना, इसमें लग रहा है ई बुक का नहीं डाला है, ठीक है। ई बुक का डाला नहीं है। ई बुक से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। जिसने नहीं खरीदा है ई बुक्स, उसको तो खरीदना है, बट जिसने खरीद लिया है, फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा, करिए, मैसेज करिए 9958358332। ओके, चलो एंड किया जाए।